हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अब आपके द्वारा जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल की जाएगी असेसमेंट ईयर 25-26 में, तो उस केस में आपको कौन कौन सी इनकम है जिसके केस में स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो बेनिफिट है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरीके से अब आपको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन प्रोवाइड की जाती है ये डिपेंड करती है कि एक तो आपके द्वारा कौन सी टैक्स रिजीम है जो कि ऑप्ट की जाती है, यानी कि आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो आईटीआर है वो ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल की जाती है या न्यू टैक्स रिजीम में फाइल की जाती है। और सेकेंड चीज़, आपके द्वारा जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल की जाती है वो ड्यू डेट पे फाइल की जाती है या ड्यू डेट के बाद में फाइल की जाती है। तो इस तरीके से आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल करते समय इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आप अच्छी तरीके से टैक्स प्लानिंग करके अपने टैक्स जो है उसको सेव कर सकें। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26। तो अब आपके द्वारा जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल की जाएगी तो उस केस में आप कौन कौन सी ऐसी इनकम है जिसके संबंध में स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और आप अपना टैक्स जो है वो सेव कर सकते हैं। तो फर्स्ट है स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरी एंड पेंशन इनकम। तो अब यदि मान लो आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर कोई भी सैलरी या पेंशन से अगर कोई इनकम रिसीव होती है तो उस केस में यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल करते हैं तो वहाँ पे आपको फ्लैट 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन प्रोवाइड की जाती है। लेकिन यदि आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर यदि न्यू टैक्स रिजीम में फाइल की जाती है तो उस केस में आपको फ्लैट 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन प्रोवाइड की जाती है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो यदि आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में सैलरी रिसीव होती है 6 लाख रुपए की, तो इस तरीके से अब यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल करते हैं तो वहाँ पे आपको 50,000 रुपये की डिडक्शन मिल जाती है। तो अब आपकी ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइनेंशियल ईयर 24-25 की टैक्सेबल इनकम होती है 5,50,000 रुपये। लेकिन यदि आप न्यू टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल करते हैं तो वहाँ पे आपको 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड होती है। तो इस तरीके से आपकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की नेट टैक्सेबल इनकम हो जाती है सैलरी से 5,25,000 रुपये। तो इस तरीके से यदि आप न्यू टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल करते हैं तो वहाँ पे आपको 25,000 रुपये की एक्स्ट्रा डिडक्शन है जो कि सैलरी या पेंशन की इनकम में से प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर हाउस प्रॉपर्टी। तो अब यदि मान लो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में यदि आपके द्वारा कोई हाउस प्रॉपर्टी है जो कि रेंट पे दी जाती है और वहाँ से यदि आपको कोई रेंटल इनकम रिसीव होती है तो उस रेंटल इनकम के संबंध में आप ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दोनों में ही फ्लैट 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो अब हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मिस्टर राम है जिसके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अपनी हाउस प्रॉपर्टी है जो कि रेंट पे दी जाती है। तो इस तरीके से मिस्टर राम को फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जो रेंटल इनकम रिसीव होती है वो है 6 लाख रुपए की। अब यदि मान लो मिस्टर राम के द्वारा कोई म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट किया जाता है तो वो उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकता है। तो इस तरीके से मिस्टर राम की जो नेट एनुअल वैल्यू है वो है 6 लाख रुपए। अब यहाँ पे मिस्टर राम जो है उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन प्रोवाइड की जाती है 30% की। तो 6 लाख का 30% 1,80,000 रुपये हो जाता है। साथ ही यदि मिस्टर राम के द्वारा अपनी हाउस प्रॉपर्टी के संबंध में यदि उसके द्वारा कोई होम लोन ले रखा है तो उस केस में वो इंटरेस्ट पोर्शन की भी डिडक्शन क्लेम कर सकता है। तो अब यदि मान लो मिस्टर राम के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल की जाती है और उसके द्वारा यदि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के संबंध में कोई होम लोन ले रखा है तो वो मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक के इंटरेस्ट पोर्शन की डिडक्शन क्लेम कर सकता है। लेकिन यदि मिस्टर राम के द्वारा जो होम लोन लिया जाता है वो किसी रेंटेड प्रॉपर्टी के संबंध में लिया जाता है तो उस केस में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि मिस्टर राम के द्वारा जितना भी इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है वो पूरे के पूरे इंटरेस्ट पोर्शन की डिडक्शन अपने रेंटल इनकम में से ले सकता है। साथ ही एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यदि मान लो मिस्टर राम की जो रेंटल इनकम है वो कम है लेकिन यदि उसके द्वारा इंटरेस्ट का पेमेंट जो है वो ज़्यादा किया जाता है तो उस केस में मिस्टर राम को जो हाउस प्रॉपर्टी से लॉस होता है उसको वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यदि मान लो मिस्टर राम के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर यदि न्यू टैक्स रिजीम में फाइल की जाती है तो उस केस में यदि उसके द्वारा जो होम लोन लिया जाता है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के संबंध में है तो उस केस में मिस्टर राम को न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी इंटरेस्ट पोर्शन की डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। लेकिन यदि मिस्टर राम के द्वारा जो होम लोन है वो रेंटेड प्रॉपर्टी के संबंध में ले रखा है तो उस केस में मिस्टर राम की फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जितनी रेंटल इनकम है उतना ही इंटरेस्ट उसे अलाउड किया जाएगा।
अब यदि मान लो मिस्टर राम की जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो उसकी रेंटल इनकम से ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में जो एक्सेस इंटरेस्ट मिस्टर राम के द्वारा पे किया जाता है वो लैप्स हो जाएगा, यानी कि उसकी कोई भी डिडक्शन मिस्टर राम को अलाउड नहीं होगी। और साथ ही मिस्टर राम जो है वो न्यू टैक्स रिजीम में हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल करते समय सही टैक्स रिजीम को सेलेक्ट करना है, ताकि आप अपना टैक्स जो है वो सेव कर सकें। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर फैमिली पेंशन। तो अब आपकी फैमिली पेंशन क्या होती है, तो यदि मान लो कोई एम्प्लॉय है जिसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी डेथ के बाद में अगर उसके फैमिली मेम्बर को कोई पेंशन है जो कि प्रोवाइड की जाती है, तो वो फैमिली पेंशन होती है। अब आपको जो फैमिली पेंशन प्रोवाइड की जाती है वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में टैक्सेबल होती है। तो इस तरीके से यदि मान लो आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई फैमिली पेंशन की इनकम रिसीव होती है, तो वो आपकी किस तरीके से टैक्सेबल होगी। तो अब यदि मान लो आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR यदि ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल की जाती है, तो उस केस में आपको जितनी फैमिली पेंशन रिसीव होती है उसका 1/3 और 15,000 रुपये दोनों में से जो भी कम है उसकी डिडक्शन आप फैमिली पेंशन में से क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR यदि न्यू टैक्स रिजीम में फाइल की जाती है, तो उस केस में आपको जितनी फैमिली पेंशन रिसीव होती है उसका 1/3 और 25,000 रुपये दोनों में से जो भी कम है उसकी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। तो अब आपके फैमिली पेंशन पे टैक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मिस्टर राम है जिसको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में फैमिली पेंशन से इनकम रिसीव होती है 1,20,000 रुपये की। अब यदि मान लो मिस्टर राम जो है उसके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR यदि ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल की जाती है, तो उस केस में वो फैमिली पेंशन के संबंध में कितनी डिडक्शन है जो कि क्लेम कर सकता है, तो 1,20,000 रुपये का 1/3 यानी कि 40,000 रुपये और 15,000 रुपये दोनों में से जो भी कम है यानी कि 15,000 रुपये की डिडक्शन वो क्लेम कर सकता है। तो इस तरीके से मिस्टर राम की ओल्ड टैक्स रिजीम में जो टैक्सेबल फैमिली पेंशन से इनकम रिसीव होती है वो है 1,05,000 रुपये। अब यदि मान लो मिस्टर राम के द्वारा न्यू टैक्स रिजीम में अपनी ITR फाइल की जाती है, तो 1,20,000 का 1/3 यानी कि 40,000 रुपये और 25,000 रुपये दोनों में से जो भी कम है यानी कि 25,000 रुपये की वो स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकता है। तो इस तरीके से मिस्टर राम की न्यू टैक्स रिजीम में फाइनेंशियल ईयर 24-25 की फैमिली पेंशन से इनकम होती है 95,000। तो इस तरीके से आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की टैक्सेबल फैमिली पेंशन की इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट इनकम। तो अब यदि मान लो आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई इंटरेस्ट इनकम है जो कि रिसीव होती है, तो उस केस में आप ओल्ड टैक्स रिजीम में कितनी डिडक्शन है जो कि क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में आपको इंटरेस्ट इनकम के संबंध में कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं की जाती है। तो अब यदि मान लो आपकी एज 60 साल से कम है और यदि आपको सेविंग बैंक से कोई इंटरेस्ट रिसीव होता है, तो उस केस में आप ATTTA में मैक्सिमम 10,000 रुपये की इंटरेस्ट इनकम की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरीके से इंडिविजुअल को ध्यान रखना है कि ATTTA में जो डिडक्शंस प्रोवाइड की जाती है वो सिर्फ सेविंग बैंक से जो इंटरेस्ट मिलता है उसी की ही प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि यदि उन्हें किसी FD से या RD से कोई इंटरेस्ट मिलता है तो वो इनकम उनकी टैक्सेबल होगी और उसके संबंध में वो ATTTA में कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई पर्सन जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा है, यानी कि अगर वो सीनियर सिटीज़न है, तो उस केस में वो सेक्शन 80TTB में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो सीनियर सिटीज़न है उनको यदि सेविंग बैंक से, FD से, RD से या और भी कोई दूसरी इंटरेस्ट इनकम रिसीव होती है, तो उस केस में सीनियर सिटीज़न मैक्सिमम 80TTB में 50,000 रुपये की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो अब हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मिस्टर राम है जिसको सेविंग बैंक से इंटरेस्ट रिसीव होता है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 20,000 रुपये। अब यदि मान लो मिस्टर राम ने FD या RD भी करा रखी है और वहाँ से इंटरेस्ट इनकम रिसीव होती है 40,000 रुपये, तो इस तरीके से मिस्टर राम की टोटल इंटरेस्ट इनकम हो जाती है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 60,000 रुपये। तो अब यदि मान लो मिस्टर राम की जो एज है वो 60 साल से कम है, तो उस केस में मिस्टर राम क्या कर सकता है कि केवल सेविंग बैंक से जो इंटरेस्ट रिसीव होता है उसकी मैक्सिमम 10,000 रुपये की डिडक्शन क्लेम कर सकता है। तो यहाँ पे मिस्टर राम की फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो टैक्सेबल इंटरेस्ट इनकम है वो है 50,000 रुपये।
अब यदि हम मान लेते हैं कि मिस्टर राम जो है उसकी एज 60 साल से ज़्यादा है, यानी कि मिस्टर राम जो है वो सीनियर सिटीज़न है, तो उस केस में मिस्टर राम की जो टोटल इंटरेस्ट इनकम है 60,000 रुपये की, उसमें से मिस्टर राम जो है वो 50,000 रुपये की डिडक्शन 80TTB में क्लेम कर सकता है। तो इस तरीके से मिस्टर राम की फाइनेंशियल ईयर 24-25 की टैक्सेबल इंटरेस्ट इनकम हो जाती है 10,000 रुपये। तो इस तरीके से ये सारी स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो कि आपको सैलरी या पेंशन की इनकम में से, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में से, फैमिली पेंशन की इनकम में से और इंटरेस्ट की इनकम में से प्रोवाइड की जाती है। तो अब आपको क्या करना है कि अब आपके द्वारा जब फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल की जाएगी, तो ITR फाइल करने से पहले आपको दोनों टैक्स रिजीम में अपनी इनकम पे टैक्स की कैलकुलेशन करके देखनी है। जिस टैक्स रिजीम में आपकी टैक्स लायबिलिटी कम बनती है, उस टैक्स रिजीम में ही आपको अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल करनी है। और साथ ही एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपको अपनी ITR जो है वो ड्यू डेट से पहले ही फाइल करनी है, क्योंकि यदि मान लो आप अपनी ITR ड्यू डेट के बाद में फाइल करते हैं, यानी कि अगर आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR 31 जुलाई 2025 के बाद में फाइल करते हैं, तो उस केस में आपके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम ही एप्लीकेबल होगी, यानी कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR फाइल नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में फिर क्या होगा कि यदि मान लो आपने कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के संबंध में यदि कोई होम लोन ले रखा है, तो आप उसकी डिडक्शन नहीं क्लेम कर पाएंगे, क्योंकि आपकी ITR जो है वो न्यू टैक्स रिजीम में फाइल की जाएगी। साथ ही यदि मान लो आपने रेंटेड प्रॉपर्टी के संबंध में यदि कोई होम लोन ले रखा है और उस केस में यदि मान लो आपको हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हो रहा है, तो न्यू टैक्स रिजीम में आप हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है और आपको अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो ITR है वो टाइमली फाइल करनी है, ताकि आप अपना टैक्स जो है वो सेव कर सकें। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।